जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। और ये जो सीरीज होने वाली है इसके अंदर हम जीए और जीके के जितने भी प्रश्न हैं जो आपके पिछले वर्षों में आए हुए हैं और लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। यानी जितने भी कैंडिडेट सीआईएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के साथ साथ सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अपने जो मार्क्स हैं वो 25 में 25 लाना चाहते हैं, तो इस सीरीज को पूरा ज़रूर देखेगा। तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और डेली बेसिस पर आपको ये सीरीज मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप इस सीरीज का जो पीडीएफ है उसको भी पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी रोज़ाना पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये आपके जो प्रश्न है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो लगातार आपके आए हुए हैं। तो चलिए सीधा हम आ जाते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो चलिए पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो बोला गया है एमएसएमईएस के राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत प्रत्येक एमएसएमई को कितना नकद पुरस्कार दिया जाता है जिसने स्वदेशी तकनीक पर आधारित उत्पाद का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया है। और पुरस्कार आपके यहाँ पर दे रखे हैं 15 लाख, 30 लाख, 20 लाख और 25 लाख। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है इसके लिए जो धनराशि दी जाती है वो दी जाती है 15 लाख की। कितनी दी जाती है? 15 लाख की। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको हम और देख लेते हैं। इसमें बात की गई है एमएसएमई की। तो एमएसएमई का जो फुल फॉर्म होता है कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसको भी आपको याद रखना। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो एमएसएमई मंत्रालय है वो श्री नारायण राणे जी के पास में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अगस्त 2022 के महीने में राज्यसभा ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित परिवार न्यायालयों को वैधानिक कवर प्रदान करता है। तो ऐसा कौन सा राज्य है आपको बताना है। ऑप्शन आपके यहाँ दे रखे हैं। तो ऐसा राज्य है आपका नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो इससे बनने वाले और भी पॉइंट आते हैं। जैसे यहाँ पर बात की गई है राज्यसभा की, तो आपको याद रखना है जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, तो यही राज्यसभा के सभापति भी हो जाएंगे। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें जो कुल सीटों की संख्या है, जो कुल सदस्यों की संख्या है वो है आपके 250। और ये आर्टिकल जो इसके लिए संविधान में है वो है आपका 80। यानी कि आपको याद रखना है कि 80 इसके लिए आर्टिकल है, 250 नंबर ऑफ सीट्स है और इसके जो सभापति हैं वो है श्री जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगर आप भी आईटीबीपी के अंदर एनिमल ट्रांसपोर्ट यानी पशु परिवहन सिपाही के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप किसी बेस्ट बुक के साथ में अपनी प्रिपरेशन को और भी बेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को, जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बुक आपकी 100% गारंटीड सिलेबस पर आधारित है, यानी बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित ये आपके लिए बुक अवेलेबल कराई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 1950 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न इस बुक के अंदर मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन भी बाई करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा जिसकी मदद से आप लोग इसको घर बैठे ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत कितना है। जो 2011 में जनगणना हुई थी, इस जनगणना में जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत था वो था आपका 8.6। कितना था? 8.6। अब बात यहाँ पर की गई है 2011 की जनगणना की, तो आपको याद रखना है ये आपकी 15 नंबर की थी। साथ ही साथ जो सर्वाधिक आपकी पॉपुलेशन दर्ज की गई थी वो आपकी दर्ज की गई थी यूपी की।
इसके बाद जो सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई थी वो आपकी सिक्किम स्टेट की गई थी। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो स्टेट था वो कौन सा था, तो बिहार हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट पूछ ले तब वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लोकसभा सांसद के रूप में दीर्घकालिक सेवाएं देने वाले सांसदों में से इंद्रजीत गुप्ता निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो यहाँ पर बात की गई है इंद्रजीत गुप्ता की। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो संबंधित है वो संबंधित है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। किस पार्टी से? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। अब यहाँ पर बात की गई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। तो आपको याद रखना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना होती है ये होती है 26 दिसंबर 1925 को। कब होती है? 26 दिसंबर 1925 को। और होती कहाँ पे है? तो याद रखना है कानपुर में इसकी स्थापना होती है। अगर वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो वो आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। वहीं अगर पूछ ले वर्तमान में इसके महासचिव कौन है तो वो हो जाएंगे डी राजा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप रोजाना इसी तरीके की सीरीज है वो पाना चाहते हैं तो हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो की जो PDF है उसको भी पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से क्या संघ पेरीफेरा से संबंधित नहीं है? डेमो स्पंज, ग्लास स्पंज, स्ट्रोमेटोपोरोडिया, साथ ही साथ सीप। तो संघ पेरीफेरा से जो संबंधित नहीं है वो है सीप। अब यहाँ पर बात की गई है संघ पेरीफेरा की। तो आपको याद रखना है यह एक बहुकोशिकीय जीवों का समूह होता है। कैसा होता है? बहुकोशिकीय जीवों का समूह होता है। और ये सबसे छोटे बहुकोशिकीय जानवर इसके संघ पेरीफेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका संघ पेरीफेरा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जनवरी 2023 के महीने में निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के जयपुर में सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा फर्म SJVN की 1000 MW की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये जो आपकी सौर ऊर्जा की आधारशिला रखी गई थी ये रखी गई थी आपके द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और ये वर्तमान में हमारी है भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति, साथ ही साथ ये 15 नंबर की भारत की राष्ट्रपति है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था ये हुआ था 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पास के माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के लिए किसी समृद्ध पास के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम को कहा जाता है? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का नियम है वो कहा जाता है एम्पियर का नियम। किसका नियम कहा जाता है? एम्पियर का नियम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले हम आपको बता दें अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ये आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल पर यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा डाउन किया जाए तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये जो सीरीज आपकी चल रही है ये आपके CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और साथ ही साथ CISF कांस्टेबल फायरमैन के लिए ये स्पेशल सीरीज आपकी चलाई जा रही है जिसका पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चक्रवाती तूफान असनी का उद्गम स्थल किस में था? तो चक्रवाती जो असनी तूफान आया हुआ था ये तूफान आपका उठा हुआ था बंगाल की खाड़ी से और इससे भारत के भी कई राज्य प्रभावित हुए थे और ये बंगाल की खाड़ी से इसका उद्भव हुआ था। अब यहाँ पर बात की गई है तूफान चक्रवाती असनी की। तो आपको याद रखना है इसका जो नामकरण किया था वो श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, क्योंकि कई बार आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि किस तूफान का नाम किसके द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। कह रहा है 500 वर्षीय पुराना शास्त्रीय नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस भाग के वैष्णव मठों से आता है? तो शास्त्रीय जो नृत्य है ये आता है उत्तर पूर्व से। कहाँ से आता है? उत्तर पूर्व से। अगर आपसे पर्टिकुलर स्टेट पूछ ले तो आपको याद रखना है शास्त्रीय नृत्य जो होता है ये आपके असम राज्य से इसका संबंध है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात की गई है शास्त्रीय नृत्य की। तो आपको याद रखना है भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें जो नवा जो अभी हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में डाला गया है
वो नथ है आपका छऊ। कौन सा है? छऊ। ये आपका नवा और सबसे नवीनतम है। इससे पहले के जो 8 हैं उसको हम आपको बता देते हैं। आपको याद रखना है कुचिपुड़ी, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम, ये आपका तमिलनाडु का है। तीसरा आपका है सत्रिया, ये आपका असम का है। चौथा है आपका मोहिनी अट्टम, ये आपका केरल का है। एक और आपका है कथकली, ये भी आपका केरल का है। एक आपका ओडिसी हो जाएगा, ये उड़ीसा का है। एक आपका मणिपुरी हो जाएगा, ये आपका मणिपुर का है। तो इस तरह से आपके कुल 9 शास्त्रीय नृत्य आपके वर्तमान में मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2021 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो अभी हाल ही में जो इसके लिए रिपोर्ट आई हुई है, इसमें भारत का स्थान जो रखा गया है वो 5वां स्थान रखा गया है। यहाँ से देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है वो इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके शीर्ष जीडीपी के जो स्थान है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो आपका अमेरिका का हो जाएगा। दूसरा स्थान चीन का हो जाएगा। तीसरा स्थान जापान का हो जाएगा। चौथा स्थान जर्मनी का हो जाएगा। पांचवां स्थान आपका इंडिया का हो जाएगा और छठवां स्थान यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रम भी याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित लघु वित्त बैंक नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी है शिवालिक लघु वित्त बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी है उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी है जनता लघु वित्त बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जनता लघु वित्त बैंक लिमिटेड। ये जो है ये अनुसूचित लघु वित्त बैंक नहीं है, बाद बाकी सभी आपके अनुसूचित लघु वित्त बैंक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है आपके आरबीआई की, तो आपको याद रखना है आरबीआई की जो स्थापना होती है ये 1 अप्रैल 1935 को होती है। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर था उसको यहाँ पर मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक भारतीय नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है? तो वो आर्टिकल हो जाएगा आपका 19 का फर्स्ट डी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पंडित जसराज को जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वो किया गया था सन 2000 में। कब किया गया था? सन 2000 में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है पंडित जसराज की, तो इनके बारे में देख लेते हैं। ये एक शास्त्रीय गायक थे, साथ ही साथ इनका आपसे घराना पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इनका जो संबंध था वो मेवाती घराने से इनका संबंध था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर आप चाहते हैं कि ये जो सीरीज है इसकी प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि जो आपका पार्ट 2 आए इसमें हम आपके प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकें। आज के हमने कुल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आशा करूँगा ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और अगला जो पार्ट आपको मिलेगा उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन जरूर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी कम है और क्वेश्चनों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रखा गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश अल्पसंख्यक समुदाय का एकमात्र न्यायाधीश है जो अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ का हिस्सा था और जनवरी 2023 के महीने में सेवानिवृत्त हुआ था? तो आपको उन न्यायाधीश का नाम बताना है, तो वो हो जाएंगे न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, जो अभी हाल ही में जनवरी 2023 में सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, तो आज इस तरह से कुल हमने 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं और 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आशा करूंगा इस जो वीडियो सेशन में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास ये जो रोजाना सीरीज है इसका लिंक आपको समय पर मिल सके। तो मिलेंगे आप लोग के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।